चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। तो उसमें कुछ सैद्धांतिक पक्ष है, तो मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा सा वो सैद्धांतिक पक्ष हम बात कर लें, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे आगे। तो सैद्धांतिक पक्ष ये है कि थियरीज हैं कौन सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने की, वो मैं संक्षेप में आपको जितने भी हैं वो बात करेंगे। जो थियरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें पहला है आइडियलिस्ट, फिर है रियलिस्ट, फिर है नियो रियलिस्ट, देन है सिस्टम, देन है कंस्ट्रक्टिविस्ट, मेरे ख्याल से यही है मुख्य रूप से आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, न्यू रियलिस्ट, सिस्टम्स एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। एक है मार्क्सिस्ट। ये कुछ सिद्धांत हैं जिनको संक्षेप में जो मेन आर्ग्यूमेंट है इनके वो क्या है वो देखना चाहता है। सबसे पहले लेते हैं आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट जो है वो वुड्रो विल्सन से माना जाता है। वुड्रो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और ये शायद एकमात्र अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो पॉलिटिक्स के प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल साइंस के। फिर वो डीन बने, उसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट यानी जिसे हम वाइस चांसलर कहते हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। बाद में राजनीति में आए और प्रथम विश्व युद्ध के समय ये वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये पहले उस अर्थ में बड़े देश के राजनेता हैं जिन्होंने राजनीति के सिद्धांतों का भी अनुभव का भी अध्ययन किया और बाद में व्यवहार का भी किया, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इनका जो व्यू था दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, उससे वो आइडियलिस्ट माना जाता है। आइडियलिस्ट का मतलब ये नहीं है जो हम सामान्य समझते हैं कि आदर्शवादी, यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यवहार में बिल्कुल भी उपयुक्त ना हो। आइडियलिज्म में नॉर्मली हम समझते हैं आइडियलिस्ट का अर्थ कि वो जो व्यवहार में नहीं होता, जो सिर्फ विचारों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम बात कर रहे हैं आइडियलिज्म की, तो यह एक ऐसी विचारधारा है या ऐसी अप्रोच है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थ में भी जिसको लागू किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। नाम तो इसका आइडियलिज्म है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यवहार में काम में नहीं आती है, क्योंकि वुड्रो विल्सन ने इसको व्यवहार में काम में लिया था। कैसे लिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, और उसके बाद में जो ट्रीटी समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साई जिसे कहा जाता है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि बाद में समस्या ये आई कि ट्रीटी ऑफ वर्साई को बनाया तो इन्होंने था, बनाने में योगदान था, लेकिन अपने ही देश में सीनेट में वो ट्रीटी ऑफ वर्साई पे साइन जो करके आए थे उसको अप्रूव नहीं किया गया और इनको डिफीट हुई है, हार गए, खुद ही अपने देश में हार गए थे ये। दुनिया को तो उन्होंने उसका सदस्य बनाया और कहा कि लीग ऑफ नेशंस बनेगी, लेकिन अमेरिका में स्वयं ही हार गए और अमेरिका उसमें स्वयं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, वो अलग बात है। इनका ये मानना था, ये आदर्श अप्रोच जो है मुख्य रूप से उनका ये मानना है कि जो विश्व है वह मूलतः युद्ध नहीं चाहता है। दैट इज फर्स्ट एजम्पशन है इनका। पहला एजम्पशन यह है कि दुनिया में लोग या राज्य युद्ध नहीं चाहते हैं। वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये पहली फंडामेंटल एजम्पशन इनका है कि दुनिया में युद्ध करना लोग चाहते नहीं हैं, न देश चाहता है न लोग चाहते हैं, और इसलिए युद्ध अंतिम उनका हथियार होता है लोगों का अपनी समस्याओं का समाधान करने का। इसलिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि युद्ध तक पहुंचने की आवश्यकता ही न हो। ये आइडियलिज्म का आधार है मूल रूप से, जिसे हम कह सकते हैं, विच
इन अनदर मीन्स कि व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, वह जो निर्णय लेता है वह केवल सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं लेता है। यानी एक तो हम युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध इसलिए होते हैं, चाहे व्यक्ति के स्तर पर ले, समाज में, या राष्ट्र के स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले, जब हर व्यक्ति समाज में अपने हित में ही काम सोचता है, उसके अलावा सोचता ही नहीं कि इसका दूसरे पे क्या प्रभाव होगा। ऐसे ही राज्य या राष्ट्र अगर अपने ही हित में सोचता है और दूसरे के बारे में नहीं सोचता है तो युद्ध होते हैं। वुड्रो विल्सन का मानना था कि ऐसा नहीं है। लोग जब कोई एक्शन लेते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वे सामान्य नियमों को ध्यान में रखकर व्यवहार करते हैं। यानी मनुष्य भी समाज में दूसरों जैसे व्यवहार करता है, तो जो सामान्य नियम है वो क्या है कि ईमानदारी, सच बोलना, दूसरे की सहायता करना, ये एक सामान्य नियम है जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। उसको ध्यान में रखकर ये काम करते हैं। इसलिए जो युद्धरत राज्य है उनको भी जब युद्ध समाप्त करना हो, इन्हीं सामान्य नियमों के आधार पर युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। विच मीन्स अनदर वे, there are some universal moral principles or laws, and whenever there is a conflict arises, then we should appeal to those universal moral laws, and on that basis of that laws we can form associations, we can form organizations, and then these organizations should run on the basis of these universal moral laws. और उसी आधार पर उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की बात की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसका सिद्धांत मूलतः किस पर आधारित है? ये माना गया कि जो एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं उन पर वो आधारित है। उसके आधार पर लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। वो फेल हो गया, तो बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो वर्साई की जो संधि की गई थी, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो की गई थी वो ये थी, उसमें ये कहा गया कि युद्ध का करने का जो दायित्व है कि युद्ध किसने किया, वो जर्मनी पे डाला गया। युद्ध का कारण कौन है, कारक कौन है, वो है जर्मनी। और चूंकि जर्मनी के कारण युद्ध हुआ है और पूरे दुनिया को उसका नुकसान हुआ है, इसलिए जर्मनी को उसकी भरपाई करनी चाहिए। ये ट्रीटी ऑफ वर्साई का एक बहुत बड़ा एक्ट का जो एक प्रावधान था, जिसको लेकर बाद में हिटलर का जन्म होता है। क्योंकि फिर जर्मन ईगो जो था या जर्मन नेशनलिज्म था, उसको वो हर्ट होता है, तो वो धीरे धीरे जर्मन जो नेशनलिज्म को उसने भड़काया हिटलर ने, बाद में वो नेशनल सोशलिज्म के नाम पर उसने एक तानाशाही रूप प्रदान किया अपने शासनकाल को। तो ये तो एक गलती थी जो माना गया, बाद में मालूम पड़ी वो ये गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। युद्ध हो, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसा नहीं किया गया कि किसी एक को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराकर उसको कहा जाए कि तुम रिपेरेशन करो, यानी तुम सारा हमारे नुकसान का भुगतान करो। ऐसा करने पर वो राष्ट्र उसको नहीं भूलेगा। खैर वो अलग था, वो इसकी फेल्योर थी, वो अलग चाहते। लेकिन इनका जो सिद्धांत है मूल रूप से आइडियलिज्म का, वो सिद्धांत इस पर आधारित है कि सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत हैं उन पर व्यक्ति भी चलता है और राष्ट्र भी चलता है। सामान्य तौर पर नहीं चलता तो उसे चलाना चाहिए। सेकंड जो प्रिंसिपल है इसका, वो प्रिंसिपल ये है कि इंटरनेट जो फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आपकी विदेश नीति और आपकी आंतरिक नीति दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, होती है। इसलिए इनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप आंतरिक स्थिति में आप कह रहे हो कि धर्मनिरपेक्षता है, तो बाहर भी धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी होनी चाहिए। आप कहते हो कि आंतरिक स्थिति में आप उपराष्ट्रवाद को या राष्ट्रवाद के विरोधी जो ताकत है उनको आप प्रोत्साहन नहीं देते हो अपने राष्ट्र को तोड़ने के लिए, तो आपको विदेश नीति में किसी ऐसे राष्ट्र में
जहाँ उपराष्ट्रवादी ताकतें बढ़ रही है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं भारत में कोई खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि गलत है वो। तो हमको इंग्लैंड में जो आयरलैंड अलग राज्य बनाने की वहाँ पे जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमको श्रीलंका में तमिलियंस लिट्टे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो आइडियलिज्म के अंतर्गत अगर पॉलिसी को मानते हैं तो वो ये माना जाता है कि जो आप अपने राज्य के अंतर्गत जो नीति अपनाते हो वही बाहरी अपनानी चाहिए। यहाँ पर तो आप धर्म पर आधारित, किसी देश में धर्म पर आधारित आप राज्य चला रहे हो और माइनॉरिटी को दबा रहे हो, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और बाहर भाषण दे रहे हो कि नहीं माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा होना चाहिए व्यवहार। तो आपसे पूछे भाई आप अपने देश में करो ना, देश में क्यों नहीं? अभी जैसे झगड़ा चल रहा है हमारे कनाडा में, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जी आए थे तो वो कह रहे हैं भारत हस्तक्षेप कर रहा है। तो इनसे पूछो कि आप कनाडा में खालिस्तानियों को आप सपोर्ट कर रहे हो और हमको उपदेश दे रहे हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इट इज़ नॉट आइडियलिज्म। कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन दिस आइडियलिज्म बिकॉज देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। अमेरिका पे बहुत बार आरोप लगता है कि वो अपने देश में तो एफ्रो अमेरिकन के साथ कैसा व्यवहार करता है और बाहर भाषण देता है सारी दुनिया को कि नहीं हमको सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो वुडरो विल्सन का ये कहना था, या आदर्शवादी सिद्धांत का ये कहना है कि अगर हम इसको मानते हैं आदर्शवादी सिद्धांत को, तो इसके अनुसार आंतरिक नीति और बाह्य नीति एक जैसी होनी चाहिए। और इसलिए इसके साथ साथ जो 14 पॉइंट दिए थे इसने उस समय, और उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं ये क्या क्या बातों को मानते हैं जो आइडियल्स माना जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये सब आइडियलिज्म के विशेषताएं हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, प्रजातांत्रिक सरकारें होनी चाहिए, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत लागू होना चाहिए जो लीग ऑफ नेशन शुरू किया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए या उनमें विश्वास होना चाहिए। ये बातें मूल रूप से हम कह सकते हैं जो आइडियलिज्म की बातें हैं। अब इसकी आलोचना भी हम कर सकते हैं। आलोचना तो ये की जाती है सबसे बड़ी कि ये बातें चाहे कितनी ही व्यवहारिक बताए, लेकिन यथार्थ में जो राज्य है वो इनसे नहीं चलते। यथार्थ में राज्यों का व्यवहार अलग प्रकार का होता है। ये तो फिर वही है ऑट टू बी, यानी ऐसा करना चाहिए, लेकिन यथार्थ में सारे राज्य ऐसा नहीं करते हैं। कुछ राज्य करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी आलोचना की जाती है, इसलिए इसको आइडियलिज्म माना गया। लेकिन फिर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आइडियलिज्म का अर्थ ये नहीं है कि जो प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि वुडरो विल्सन ने इसको प्रैक्टिकल करके बताया था। इसलिए ये आइडियलिज्म वो नहीं जो पॉलिटिकल फिलोसफी का आइडियलिज्म है। इसका अर्थ जैसे प्लेटो और ईगल का आइडियलिज्म है जो तो यथार्थ में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो सिर्फ आइडियाज़ में हो सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आइडियलिज्म वो है जो कि यथार्थ में भी हो रहा था, कुछ हद तक हुआ भी है और आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि उस समय हो रहा था, आज भी ये कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सही माना जाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी को सही माना जाता है, इंटरनेशनल लॉ की पालना की जाती है। आज तो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स की पालना की जाती है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी बात को राज्य सरकारें मानती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानती है। तो बहुत ये सब बातें कहाँ से आई है? ये सब बातें वुडरो विल्सन के सिद्धांत से आई मूल रूप से। ठीक है। दूसरा सिद्धांत वो होता है, वो है रियलिज्म। यथार्थवाद। यथार्थवाद मूलतः इसे माना जाता है कि थॉमस हॉब्स और मैकियावेली से शुरुआत की जाती है, जो मनुष्य के व्यवहार को यथार्थ को देखकर उन्होंने सिद्धांत बनाए थे।
कि वास्तव में मनुष्य ऐसे व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है कि स्वहित में व्यवहार करता है, ये मूल मंत्र है। बाकी सब चीज़ें जो उसकी आती है, दुर्गुण जो है पैदा होते हैं, वो इसी से होते हैं कि वो स्वहित में करता है, दूसरों के हित की बात नहीं करता। ठीक है, तो उसमें करते करते जो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो है वो है मॉर्गेनथाउ का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जिसने 1946 से 48 में लिखी थी किताब पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस। मॉर्गेनथाउ हमारे डिपार्टमेंट में आए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, 70s में हम जो पढ़ते थे आए थे। तो पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा नोटोरियस हुए 6 प्रिंसिपल्स। हम क्लास में रोज़ पढ़ते थे कि रियलिज्म के 6 सिद्धांत होते हैं, जो मॉर्गेनथाउ ने अपने दूसरे चैप्टर में शायद किसी ने बताया है। ये 6 प्रिंसिपल्स के कारण बहुत पॉपुलर हुए। ये वो विचारक है जिसने हॉब्स और मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत का आधार बनाकर उसको अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पर लागू किया है, इसलिए वो रियलिज्म के पिता माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से क्या बात कही इन्होंने इस रियलिज्म के आधार पर, 3-4 बातें हैं जो हमें देखनी होगी, जो इसके सिद्धांत माना जाता है। पहली चीज प्रिंसिपल्स इसके फर्स्ट है दैट नेशन स्टेट इज द मेन एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये अलाव भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ है जैसे, फॉर इंस्टेंस दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंडिविजुअल्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कभी हिटलर जैसा कोई आदमी आ जाए, अभी जैसे पुतिन है, पुतिन अपने आप में इन्फ्लुएंस करता है पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। या कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा आ जाए जो जैसे ट्रंप था, वो उसको माना जा रहा था कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अलग तरह से, यानी जो एकदम से डिस्टर्ब करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन फिर भी ये कहता है कि अल्टीमेटली नेशन स्टेट आर द मेन एक्टर्स। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो वो एक्सेप्शंस है, इसके अलावा व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये एक्सेप्शंस हैं। जो मेन एक्टर्स हैं वो हैं आपके नेशन स्टेट्स। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल, ये नेशन स्टेट वर्क करते हैं नेशनल इंटरेस्ट पर। इनका सारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिका है वो राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है। ये सारी अपनी विदेश नीति, सारे समझौते, सारे युद्ध जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो सब इस पर आधारित होते हैं। इनके ये मूल आधार है और कोई आधार नहीं होता। तो हित में कभी तो दोस्ती कर लेंगे, कभी दुश्मनी कर लेंगे, कभी आगे पीछे जो भी है ये करते रहते हैं। दिस इज द नेशनल इंटरेस्ट। थर्ड इज they are rational actors, या they are rational, ये विवेकीकृत व्यवहार करते हैं। they are not motivated by emotions or intuitions. all nation states work on the basis of दिमाग से काम करते हैं, रीजन रेशनलिटी से काम करते हैं। और अगर आप इसको एडम स्मिथ से जोड़ें तो एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि पूरा कैपिटलिज्म पूंजीवाद रेशनलिज्म पर आधारित है। और रेशनलिज्म क्या होता है, हर आदमी का स्वहित की रक्षा करे, और उसमें वो ऐड करता है कि ऐसा रक्षा करे जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, तो वो रेशनल है। अगर वो केवल अपना हित करता है और दूसरा का नुकसान करने की सोचता है तो वो रेशनल नहीं, इरेशनल वो आदमी। यानी अगर वो स्वहित में कर रहा है लेकिन वो सोचता नहीं कि इसका नुकसान क्या होगा, इतना सोच नहीं पाता है, तो वो स्वहित में ढंग से काम नहीं कर पाएगा, रेशनल नहीं हो पाएगा। ये इसमें कह रहा है। तो इसलिए नेशन स्टेट्स मेन एक्टर है, नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर ऑपरेट करते हैं और रेशनल होते हैं, विवेकी होते हैं। अंतिम है, ये ऑपरेट करते हैं इन ए स्टेट ऑफ अनार्की।
फोर्थ, ये अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है वो अराजकतावादी है। किस अर्थ में अराजकतावादी है? अराजकतावादी क्या अर्थ होता है? जिसमें कोई संस्था नहीं हो जिसके नियमों को सब माने, जिसकी पावर को सब माने, कोई अथॉरिटी सॉवरेंटी हो जिसको सब माने, तो अराजकता नहीं होती। जैसे राज्य है, सरकार की अगर चलती है तो हम कहते हैं सरकार चल रही है, और सरकार की नहीं चल रही होती है तो हम कहते हैं अराजकता फैल गई है, साहब कोई किसी को सुन ही नहीं रहा, तो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है, सब अपनी मनमर्जी से करते हैं, कोई, क्योंकि नेशन स्टेट से ऊपर कोई नहीं है। सारी संस्थाएं एक दूसरे को समझा सकती है, धमका सकती है, लेकिन वास्तव में निर्णय तो नेशन स्टेट ही लेता है। इसलिए ये अराजकता की स्थिति है। दैट इज द फोर्थ प्रिंसिपल, विच मीन्स all the realists, they look at the international scenario as if they are working in the context of an anarchical situation. ये चौथा सिद्धांत है। तो ये चार सिद्धांत हैं जिससे आपका क्या है, रियलिज्म, यथार्थवाद ऑपरेट करता है। क्लियर? अब चलिए इससे आगे अब इसकी आलोचना तो बहुत आसान है। आलोचना यह है कि सबसे बड़ी, कि ये जो सामान्यकरण किया है ये बहुत गलत है, ऐसा हमेशा नहीं होता। यानी ये सामान्यतः होता है, जो ये कह रहे हैं सही बात है, लेकिन ऐसा हमेशा और ज़रूरी नहीं है, तो इससे बहुत सी बातें हमारे समझ में नहीं आती है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमको ये समझ में नहीं आता कि कोल्ड वार क्यों ख़त्म हो गया, क्या हुआ था? दोनों युद्धरत थे, दोनों में कोई समझौता तो हुआ नहीं था। कोल्ड वार क्यों खत्म? बहुत सी घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, वो हम इससे नहीं समझ पाते। सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हुआ, हमें अब तक पता ही नहीं है। इस रियलिस्ट थ्योरी से हमको समझ में नहीं आता। इसके अनुसार तो लड़ते रहना चाहिए था, और वो तो अलग अलग हो गए सब। तो बहुत सी घटनाएं, आप रेशलिज्म कैसे, अपार्थाइड खत्म क्यों हुआ साउथ अफ्रीका में, दक्षिण में, ऐसा क्या वहाँ पे तुम फूट गए थे तो खत्म हो गया? तो देर आर मैनी contemporary events, international events, which cannot be explained simply by taking realistic stand. So one can say that this is one way of looking at the international scenario, but this is not the only way, and this is not a comprehensive way. This is one segment, एक तरह से देखने का तरीका ये भी है, लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे आदर्शवाद भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये तो मॉर्गनथॉर्न ने 1948-46 में लिखा था। उसके बाद एक नए विचारक आए जिन्होंने इसको वापस रिवाइव किया, वो हैं जिन्हें कहा जाता है केनेथ वॉल्च। ठीक है, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन्होंने इस यथार्थवाद को वापस से रिवाइव किया। कैसे रिवाइव किया? इन्होंने यथार्थवाद की मूलभूत बात को तो माना कि हमें यथार्थ का अध्ययन करना चाहिए, और जो स्टेट है वह राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। लेकिन जो अंतर इन्होंने किया, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये कहा कि जो सिद्धांत है हमारा, वो हॉब्स और मैकियावेली पर आधारित नहीं होना चाहिए। हॉब्स और मैकियावेली किसकी बात करते थे? व्यक्ति की बात करते थे। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो उसको व्यक्ति मान लो आप। मॉर्गन तो कहता है स्टेट को व्यक्ति मान लो, और सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर की जैसी थी हॉब्स में, वैसी नेचर है दुनिया की। ये उनका मूल मंत्र था। केनेथ वॉल्च कहता है कि ऐसा नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं होता रियलिज्म। ये किसमें होता है? दिस इज स्ट्रक्चर। संरचनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के। यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो राज्य व्यवहार करते हैं वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं करते,
एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेट करते हैं। जैसे इसका अर्थ अगर हम समझे तो ये है कि पहली बात, अगर हम मॉर्गेनथो की बात माने तो हम ये मानेंगे कि हर स्टेट अलग है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस है, और वो अपने हित में काम कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल। केनेथ वॉल्ज कहता है कि ऐसा नहीं है, दुनिया में न तो व्यक्ति इतने ऑटोनोमस होते हैं, न अंतर्राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्र इतने ऑटोनोमस होते हैं। सारे राष्ट्र एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं किसी न किसी रूप में, और उसमें वो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग, जिसको अब थोड़ा सा स्वरूप भी दिया गया है कि जितने ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस एशियान है, या साउथ एशिया का ऑर्गेनाइजेशन है, या नेटो है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स कोडिफाई हो रहे हैं, ओपन में आ रहे हैं। ये नहीं भी हो तब भी वो राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत से राष्ट्र, और वो जुड़े होने के कारण से उनके जो हित होते हैं वो व्यक्तिगत हित ना होकर एक समूह के हित हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर के हित हो जाते हैं। इट इज़ नॉट इंडिविजुअल हित, यानी एक राष्ट्र के हित नहीं है ये। देखिए अंतर, देखिए दोनों में। जो रियलिज्म है तो राष्ट्र अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे हॉब्स का व्यक्ति है, वो दूसरे से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। लेकिन न्यू रियलिज्म के अंतर्गत ये सब तीनों मिले हुए हैं, किसी न किसी स्ट्रक्चर इन तीनों का कॉमन है, कॉमनलिटी है। ये कभी तो इनकी स्ट्रक्चर होता है, कभी ये डी और ए ये मिले हुए होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, कभी सी और डी मिले हुए होते हैं। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट इज़ नॉट सो सिंपल, इंडिविजुअल नहीं है ये, इतना कॉम्प्लेक्स जटिल एक स्ट्रक्चर है जिससे ये मिले हुए होते हैं, क्लियर। इसलिए हमें अगर देखना है तो हमें नए तरीके से इस रियलिज्म को समझना होगा। उसके 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर ये आर्ग्यू करता है। पहला ये है, केनेथ वॉल्ज ये बता रहा है कि पहला तो यह है कि जो राज्य हैं, स्टेट, वो फ्रीडम नहीं है उनको ऑपरेट करने की। दे आर, स्टेट्स आर कॉन्स्टेंट्स by structures. They are not free to operate. They are constrained by structures. यानी भारत है तो भारत का को लगता है कि उसका राष्ट्रहित में कुछ समस्या आ रही है तो वो अकेला ऑपरेट नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। कैसे? वो साउथ एशिया की तरफ देखेगा, वो अपने जो NRIs हैं उनके हित क्या हैं उनको भी देखेगा, वो देखेगा कि मेरे रशिया से बहुत अच्छे संबंध हैं, वो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए इस मेरे राष्ट्र हित को। विच मीन्स जो रियलिज्म में माना गया था कि वो इंडिपेंडेंट है और फ्री है जो राष्ट्र हैं, न्यू रियलिज्म के अनुसार वो फ्री नहीं है, वो अपने अपने जगह पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स या संरचनाओं से प्रतिबंधित हैं और उससे वो काम करते हैं, ठीक है। सेकेंड है, डिसीजन कैसे लेते हैं पावर का? दे टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेटिव पावर, यानी वो हवा में निर्णय नहीं लेते, वो देख के लेते कि हमने ये निर्णय लिया तो इस निर्णय का प्रभाव दूसरे उस देशों पर क्या होगा, और वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं है तो हमको नुकसान पहुंचा दे। तो ब्रिक है फॉर इंस्टेंस, अभी जैसे G20 नया शुरू हो गया, ऐसे कई स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो चुके हैं और रोज होते रहते हैं। तो आप निर्णय लेते समय एक दूसरे की कंपेरेटिव पावर देख के निर्णय लेंगे, जो इसी का एक्सटेंशन है आर्ग्यूमेंट का, कि इंडिविजुअल स्टेट्स आर नॉट टोटली फ्री टू एक्ट एज दे विश, दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स, दे आर पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। अंतिम बात इसमें जो है वो ये है कि
कि ये जो निर्णय, जो व्यवहार है, इसको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से मेजर किया जा सकता है। दैट इज थर्ड। यानी ये बिहेवियरलिज्म जिसे हम कहते थे, उसका एक्सटेंशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। व्यवहारवाद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू किया गया है। क्लियर? व्यक्तिगत करोगे तो आप उसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यक्ति तो इमोशन से भी चलता है, कैसे भी चलता है, और इंडिविजुअल स्टेट है, वो तो फ्री है, उसको कैसे करोगे? साइंटिफिक मेथड के लिए एक से ज़्यादा यूनिट चाहिए आपको, एक से कैसे करोगे? आप साइंस को अप्लाई करते हो तो एक यूनिट थोड़ी कर सकते हो, यूनिट्स तो बहुत सारी चाहिए। तो ऐसे ही अब ये यूनिट हो गई स्ट्रक्चर्स के आधार पर, तो इसमें आप साइंटिफिक मेथड से इनकी स्टडी की जा सकती है। दैट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये आपका क्या है? न्यू रियलिज्म। क्लियर? अब आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है, मूल रूप से जो मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिन लोगों ने काम किया है या कहा है, तो दो नाम प्रमुख रूप से आते हैं। मार्क्स ने भी किया था शुरू में, लेकिन उसके बाद में एक तो है रोजा लग्जमबर्ग, दूसरा है लेनिन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर किया है। इसमें लेनिन ने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया है, और मूल रूप से इसने दो बातों का अध्ययन किया है, एक तो कैपिटलिज्म का और एक इंपीरियलिज्म। और उसने कहा है कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये इसका सिद्धांत था, या इसका कंक्लूजन था कि इंपीरियलिज्म पूंजीवाद का अंतिम स्थिति है। क्यों है अंतिम स्थिति? क्योंकि उसके अनुसार पूंजीवाद में जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, मशीनें अच्छी लग जाती है, वर्कर्स बहुत अच्छा काम करने लग जाते हैं, आपको इनपुट बहुत अच्छा मिलने लग जाता है, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा होने पर कैपिटलिस्ट नए बाज़ार खोजता है। तो वो जैसे भारत में वो आई थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वे सब जगह गए, लैटिन अमेरिका में गए और सब जगह गए ये यूरोप के लोग। वहाँ पर जाकर ये बाज़ार खोजते हैं। फिर जब बाज़ार वहाँ पे इनका स्थापित कर लेते हैं, तो उस बाज़ार में और सुगम बनाने के लिए वहाँ पर पॉलिटिकल कैप्चर भी कर लेते हैं, कॉलोनियलिज्म कर लेते हैं और इंपीरियलिज्म फैलाते हैं। ये सिस्टम चलता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है मूल रूप से क्या है? वो दैट इज़ अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ मार्क्सियन थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। जैसे मार्क्स के अनुसार दो वर्गों के मध्य में निरंतर युद्ध रहता है, इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दो वर्ग बन जाते हैं। एक तो जो इंपीरियलिस्ट पावर होती है, एक जो कॉलोनीज होती है। एक तो वो जो साम्राज्यवाद होता है, जिनका जो शासन करते हैं, एक वो जिन पर शासन किया जाता है। इनके मध्य के संबंध भी वैसे ही होते हैं जैसे कि मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार दो वर्गों के मध्य में होते हैं। ठीक है? ये मार्क्सवादी सिद्धांत है संक्षेप के अंतर्गत। इसका निवारण कैसे होगा संघर्ष का? वही तरीका है जो कि मार्क्सवादी क्लास स्ट्रगल का तरीका है। एक वर्ग जब तक समाप्त नहीं होगा, ये संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। दिस इज, और बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, मूल्य हैं, जिनकी बातें करते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत हमें देखना चाहिए। जो शक्तिशाली है वो इन सारे मूल्यों का उपयोग करता है, सारे संस्थाओं को उपयोग करता है, सारी प्रक्रियाओं को उपयोग करता है, किसमें? ज़्यादा शोषण करने में। इसलिए उनसे आप अपेक्षा करो कि यूएनओ कुछ कर देगा या और कोई कुछ कर देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। समय तक यूएनओ नहीं था जब इन दोनों ने दिया था, लीग ऑफ नेशंस आया था सिर्फ। लेकिन इसी आर्ग्यूमेंट को आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो उसका अर्थ यही है। दिस इज व्हाट वी कॉल द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू। देन वी कम टू सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो है वो मूलतः आती है इसके द्वारा, मॉर्टन कापलान ने
पुस्तक लिखी थी सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नाइनटीन 1957 जब जानते हैं कि जिस समय व्यवहारवाद अपने उच्च स्तर पर था, व्यवस्था सिद्धांत, सेक्शुअल फंक्शनलिज्म वगैरह आ चुका था, उसी सिस्टम थियोरी को जो कि डेविड ईस्टन वगैरह ने दी थी, उसको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में लागू करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने में। इसके अनुसार मूल रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, लेकिन यह ध्यान रखने की बात है, उसने कहा कि यह सिस्टम केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इट्स ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, दैट इज फर्स्ट थिंग। यानी हम कहें इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम क्या है कि सब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नहीं, तो राजनीति पर अर्थव्यवस्था का भी प्रभाव होता है, ज्योग्राफी का भी प्रभाव होता है, बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम वो है जो कॉम्प्रिहेंसिव है, वृहद है, जिसमें सब चीज़ समाहित है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें बहुत सी और दूसरी चीज़ें भी समाहित होती है। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड बात इसने ये कहा कि को डिटेल में आप पढ़ लें, वो कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें, है इसने 6 सिस्टम्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम। 6 सिस्टम्स होते हैं, वो 6 सिस्टम्स में बाईपोलर सिस्टम वगैरह हैं, वो आप देख लेना, कोई इसमें कोई समझने की बात नहीं। 6 प्रकार बताए हैं, जो 6 प्रकार इसमें आप देख सकते हैं। इसमें जो मूल बात है वो ये है, और जो इसकी आलोचना भी है, और जो इसकी इसे कह सकते हैं कि विशेषता भी है, ये फिर जैसे सिस्टम थ्योरी की हमने आलोचना की थी, व्यवस्था सिद्धांत की, कि वह केवल क्या करती है, वह जो व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया है, उसको विश्लेषित करती है, उसको परिवर्तित करने की बात नहीं करती। मार्क्सिस्ट सिद्धांत बिल्कुल इसके विपरीत है, वो परिवर्तन करने की बात करता है। ये कहते हैं कि परिवर्तन की बात करता ही नहीं है, जैसे डेविड ईस्टन नहीं करता, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करता है इसको इन साइंटिफिक लैंग्वेज, एक साइंटिफिक लैंग्वेज के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये वैज्ञानिक तरीके से इसको व्याख्या कर रहा है, और इसकी सीमितता भी यही है कि ये सिर्फ व्याख्या कर रहा है, उसको यह परिवर्तित करने की बात नहीं, स्टेटस कोइस्ट है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है वो है अंतिम, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये आरंभ होता है, एक किताब है, शब्द कॉइन किया गया था किसके द्वारा, निकोलस जी ओनफ। किताब है वर्ल्ड ऑफ और मेकिंग इन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब तक जितने भी सिद्धांत हमने देखे हैं उन सब में माना गया कि एक व्यवस्था है, चाहे अनार्किक है,
चाहे नहीं है, चाहे उस अराजकतावादी कहें, चाहे व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है, जैसे भी है, एक व्यवस्था बनी हुई है, उसका हम अध्ययन करते हैं अलग अलग तरीके से। ये कह रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट कि साहब कोई व्यवस्था नहीं है, वर्ल्ड जो है वो स्वयं बनाता है कि व्यवस्था क्या है। इट इज़ नॉट गिवन, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड सिस्टम विच एग्जिस्ट। वर्ल्ड सिस्टम इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिंग इटसेल्फ। तो कभी तो ये आदर्शवादी बन जाता है, कभी ये व्यवहारवादी बन जाता है, कभी व्यवस्थावादी बन जाता है, कभी मार्क्सवादी बन जाता है। झगड़े होते हैं तो मार्क्सवादी बन जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जैसे दो प्रकार के वर्ग पैदा हो गए। तो इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट गिवन सिचुएशन, इट इज़ इन फ्लक्स। ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, और वर्ल्ड वो है जो कि वो खुद बनाता है जिस समय में। इसलिए अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको हर समय, पर्टिकुलर समय पर क्या हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने आज सिद्धांत बनाया और वो 10 साल बाद भी उस सिद्धांत से हम व्यवस्था का अध्ययन कर सके, क्योंकि 10 साल में दुनिया बदल जाती है। तो ऐसा कोई सिद्धांत निर्माण नहीं हो सकता जो यूनिवर्सल हो, जो हमेशा बना रहे। वह केवल कुछ समय के लिए, जब तक वो व्यवस्था है, वो समय पता नहीं कितने दिन हो, वो 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, उस समय कब तक है, उस समय तक के लिए वो सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा सिद्धांत लागू। दैट इज द मेन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, ये मूल रूप से इनके कहा जाता है। अंतिम एक और थियरी है जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उसे कहा जाता है डिपेंडेंसी थियरी। डिपेंडेंसी थियरी मूल रूप से एक आर्थिक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये दिया गया था। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने माना था कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, ये अपने आप को विकसित बनाए रखने के लिए जो विकासशील देश हैं, जो विकसित नहीं हैं, उनके बाजारों पर निर्भर करता है। डिपेंडेंसी थ्योरी का अर्थ यह है कि द डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यू गॉट इट? क्या मतलब इसका मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए एक है डेवलप्ड कंट्री। अब वो डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि उसके पास अच्छी सड़कें हैं, अच्छे मकान हैं, अच्छे उसके पास हवाई जहाज हैं, उसके पास लोगों के पास रहने सहने की सुविधाएं अच्छी है, अच्छे रेस्टोरेंट है, अच्छे मॉल है, सब चीज़ें बेटर इक्विप है। लेकिन वो सब कहाँ से आई है? किसने बनाया उन सबको? किसने बनाया? जो कि कहाँ से लाए? मजदूर अंडर डेवलप्ड कंट्री से। कहाँ से लाए वो सारी चीज़ें बनने की, स्ट्रक्चर्स, आइडियाज़, वो सब लाए किससे? अंडर डेवलप्ड कंट्री। इसलिए देयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अंडर डेवलप्ड। अगर ये नहीं हो तो ये डेवलप नहीं हो सकते। दैट इज द डिपेंडेंसी थियरी। इसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू कीजिए। ये इकोनॉमिक थियरी है मूल रूप से, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो यूरोप के कंट्रीज़ थे, स्पेन है या फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन्होंने पूरे लैटिन अमेरिका पर अपना नियंत्रण किया था और यहाँ से सब सामान ले जाते थे। भारत में भी यही बात की जाती है कि भारत से सब सामान इंग्लैंड ले जाता था। तो ये आर्थिक सिद्धांत है, और ये तब का नहीं जब कॉलोनियलिज्म था, तब तो था ही, पता था। अब ये कॉलोनियलिज्म नहीं है, तब भी ये सिद्धांत उसके बाद आया कि अब वो वहाँ से चले गए। लेकिन आज भी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये डिपेंडेंट है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर। जैसे शर्ट बनाना हो, आज जो ग्लोबलाइजेशन के बाद में और बढ़ गया है डिपेंडेंसी। आज ही आप देखिए, जैसे एप्पल के आईफोन आ रहा है नया, तो इंडिया में बन रहा है। वो क्यों बन रहा है इंडिया में? क्योंकि यहाँ सस्ता है बनना, उसको बहुत महंगा करके बेचेंगे। अगर इंडिया में नहीं बनाए, कोई भी सारे कंट्रीज कहते हम तो नहीं बनाते। जैसे चाइना ने अभी एप्पल का आईफोन 12 बैन कर दिया, उससे रेडिएशन ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए सारी दुनिया कहते हम तो एप्पल का आईफोन खरीदेंगे नहीं या हम बनाएंगे नहीं, तो वो डेवलप कहाँ से होगा? अमेरिका। क्यों? सिर्फ अमेरिका में थोड़ी खपत हो रही है उसकी,
शर्ट बनाना हो तो अमेरिका में तो आप देखिए बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, वहाँ पे बनते हैं। तो ये कब है, अभी उनका कोई नियंत्रण नहीं है अमेरिका का हमारे ऊपर, लेकिन चीप लेबर के कारण से वो हम पे डिपेंडेंट है कि वो प्रॉफिट ले सके और डेवलप्ड रह सके। दिस इज डिपेंडेंसी थियरी। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे लागू होगी? तो वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्तिशाली राष्ट्र है, जैसे 5 राष्ट्रों के पास वीटो पावर है, वो वीटो पावर का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसका बेसिस उनका ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है, वो कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है कि वो बिना किसी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वीटो पावर लगा दे। जब वो वीटो पावर लगाता है कोई कंट्री जो बड़ा शक्तिशाली है, तो वो देखता है इस वीटो पावर से किनको लाभ हो रहा है, उसको तो हो ही रहा है, इसके अलावा 50 और देशों को लाभ होता है, 40 और देशों को लाभ होता है, जिससे कि वो उसके साथ जुड़े रह सके। दे इवन इन यूजिंग देयर वीटो पावर दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये मूल रूप से उनकी डिपेंडेंसी का सिद्धांत है। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत है।